तो स्वागत है आप सभी का। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब कुंडलियों को देखते हैं, तो ऊपर से तो हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई देने लगती हैं। लेकिन जैसे ही परतों को हटा के चीज़ों की असली परख की जाती है, तो हकीकतें कुछ और भी सामने आने लगती हैं। जैसे कि आपके सामने इस समय ये एक कुंडली मौजूद है। इस कुंडली को अगर देखा जाए, तो इस कुंडली में बेसिकली आपको ज़्यादातर ग्रह केंद्र, त्रिकोण, भाग्य ऐसे भाव में बैठे हुए दिखेंगे। कोई भी ग्रह यहाँ पे 6, 8, 12 भाव में नहीं बैठे हैं, ठीक है? ये हम कह सकते हैं कि 8वें भाव के जो स्वामी हो रहे हैं, वो वक्रत्व हासिल कर रहे हैं और भाग्य भाव में बैठ रहे हैं, लेकिन वो भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड फोर्थ हाउस में ही बैठ रहे हैं, फिर वक्रत्व हासिल कर रहे हैं। अगर वक्री ग्रह को अच्छा माना जाए कि उसके बलवान होने से चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो शुक्र पंचम के स्वामी जो हैं वो वक्री हैं, लगन फर्स्ट हाउस लॉर्ड बुध वक्री हैं, भाग्य के स्वामी शनि भी वक्री हैं। अगर वक्री वाली थ्योरी को लेकर चले, जहाँ पे बात होती है कि कोई भी शुभ ग्रह अगर वक्री हो तो वो अच्छे फल करते, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि ठीक है, इस कुंडली में पंचम, नवम और साथ ही साथ आपके पहले हाउस के लॉर्ड वक्री हैं, कम से कम कुंडली में एक स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, तो हमें सबसे पहले दिखाई देते हैं कि इस कुंडली में, क्योंकि ये 3 नंबर से बनने वाला लगन है और 3 नंबर राशि या 6 नंबर राशि से अगर लगन बनता हो, तो मंगल जो हैं वो मित्रवत तो रहते नहीं। ऐसे स्थिति में अगर मंगल नीच राशिस्थ भी हों, यानी कि 6 और 12 के स्वामी अगर नीच राशिस्थ होते हों, तो उसे हम फिर भी एक अच्छी कंडीशन मान सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही कहते हैं जब 6, 8, 12 में जो भी इनके स्वामी हैं ये उच्च होंगे, तो परेशानियाँ बढ़ेंगी। तो फिर इसके अपोजिट का लॉजिक भी ठीक होना चाहिए। अपोजिट का लॉजिक ये है कि 6, 8, 12 के स्वामी, इसमें से 8 को थोड़ा सा साइड रख दीजिए क्योंकि वो आयु का भाव है। अगर आपके 6, 8, 12 के भाव में से छठे और 12वें भाव के स्वामी उच्च राशिस्थ ना हो के नीच राशिस्थ हो, तो फिर कम से कम संघर्ष जो है उनमें कमी आने की बात समझ में आती है। यहाँ तक के लॉजिक्स को लगाते तक तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन इस कुंडली में कुछ ऐसा समा गया जो बाकी की सारी प्लेनेटरी पोजीशंस को ही एक तरफा डिस्ट्रैक्ट कर गया। अब देखिए इस कुंडली में एक्चुअल में हो क्या रहा था। सबसे पहले जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो रहने वाला है आपका योगी और अवयोगी ग्रह, क्योंकि पंचांग सबसे इम्पॉर्टेंट है, कुंडली से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जहाँ पे जन्म हुआ है वो है आपका बुधवार का दिन, ठीक है? तो आपका जो मर्क्यूरी हुआ वो तो आपका डे लॉर्ड बन जाएगा। यहाँ पे मर्क्यूरी का डे लॉर्ड बनना और अपनी ही राशि में, वैसे वो उच्च राशिस्थ नहीं है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके 28 डिग्री के बैठे हैं चित्रा नक्षत्र में। नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो हैं मंगल, और मंगल की स्थिति नीच राशिस्थ है। तो अभी जो स्थिति में कह रहा था कि छठे के स्वामी का नीच हो जाना अच्छा इस मामले में कि ज़िंदगी में संघर्ष कम हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपका जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है उसका ही उसके नक्षत्र में बैठना, जिसका नक्षत्र स्वामी नीच राशिस्थ हो गया, ये भी एक चुनौती खड़ी करने लगेगा, पहली कंडीशन। दूसरी चीज़, क्योंकि ये वीक डे लॉर्ड है तो इससे आपका पूरी तरीके से हेल्थ का संबंध बनता है। दूसरा, अगर हम देखें इस कुंडली में जो योग है वो तो सिद्धा योग मिला है। सिद्ध योग के जो स्वामी हैं वो हो रहे हैं केतु, यानी कि इस कुंडली में जो पॉजिटिव प्लैनेट है, जो कुछ करने में सक्षम प्लैनेट है, वो केतु है। केतु के होने के कारण केतु कहीं ना कहीं जब भी जिंदगी में चले वो अपनी ओर से काफ़ी हद तक पॉजिटिव चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। केतु के साथ प्रॉब्लम क्या है, केतु जिस राशि में बैठे हैं उनके स्वामी फिर नीच राशिस्थ हो गए, यानी कि जो योगी प्लैनेट है वो जिस एनवायरनमेंट में बैठा है वहाँ पे उसके स्वामी यानी उसके डिस्पोजिटर का भी नीच हो जाना उस पर्टिकुलर प्लैनेट को कमज़ोर करने लगता है। यहाँ पे यही हो रहा है। आपका जो योगी प्लैनेट है वो है केतु, और क्योंकि मंगल नीच राशि स्थित है तो उसका प्रभाव ना सिर्फ के बुध के ऊपर देखने को मिल रहा है, बल्कि आपके कहीं ना कहीं योगिक प्लैनेट केतु पे भी देखने को मिल रहा है। अगर योगी को समझ लिया है तो अब अवयोगी को भी खोजना बहुत ज़रूरी था, और यहाँ पे सारा खेल बस एक अवयोगी का है। इस कुंडली में मंगल सहयोगी का काम कर रहे हैं, केतु योगी का काम कर रहे हैं, जबकि राहु जो है वो अवयोगी स्थिति में है। अब देखिए ये राहु का अवयोगी बन जाना इस कुंडली में कितना हाई लेवल के प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता था। क्योंकि राहु अवयोगी है इसका मतलब है कि
उस पर्टिकुलर दिन का जो योग है वो इस तरीके से बना हुआ है कि ज़्यादातर चीज़ों को डिस्टर्ब रखेंगे। अब राहु के नक्षत्र में पहले देख लें कौन कौन है। एक तो खुद लगन जो है वो राहु के नक्षत्र में आ गया, थॉट प्रोसेस अपनी खुद उसमें चली जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है सूर्य स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, तो सूर्य का स्वाति नक्षत्र में बैठना, भले यहाँ पे पंचम में बैठे हों, नीच हैं, नीच भंग है, सब कुछ है, लेकिन स्थिति क्या बन रही है? स्थिति ये बन रही है कि अवयोगी ग्रह के नक्षत्र में बैठने के कारण सूर्य भी जो शुभ कर सकते थे वो भी उतने पॉजिटिव नहीं रहते। दूसरी चीज आगे हम देखें तो हमें नजर आता है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र में बैठ गए हैं शनि। अब शनि का जो संबंध है राशि से तो कोरूलर हैं दोनों ही, शनि भी और राहु भी, तो वहां पर राशि के तौर पे तो शनि अपने आप को 50% संभाल लेंगे, लेकिन शनि क्योंकि अवयोगी ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं तो शनि के भी पीरियड्स में हमें बेवजह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब हम दशा को लगा रहे हैं तो दशा में हमको ये समझ में आए कि चीजें किस तरीके से वेरिएट होने वाली हैं, इसलिए इस चीज को हम यहाँ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये तो देखेंगे कि भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा हुआ है, लेकिन जब हम उसको नक्षत्र लेवल पे जाके चेक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक तो राहु का नक्षत्र है, अचानक से भाग्य खुलेगा और अचानक से भाग्य नीचे ले आएगा, एक चीज। दूसरा, वो अवयोगी ग्रह के नक्षत्र होने के कारण जब जब भी आपको शनि की दशा मिलती हो चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नक्षत्र पोजीशंस तो कंप्लीट हो गई। अब ये समझिए कि अवयोगी ग्रह अगर कोई आपकी कुंडलिका है और वो किसी अच्छे ग्रह के नक्षत्र में बैठ गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे राहु ने जो प्लेसमेंट ली है वो विशाखा नक्षत्र में ली है। गुरु इस कुंडली में आपके 7th मैरिज और बिजनेस, साथ ही साथ 10th हाउस और फादर स्टेटस, ये दोनों चीजें यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। 10th हाउस इनके स्वामी बनते हैं और उनके नक्षत्र में जाके राहु देव बैठ गए। अब सिचुएशन क्या बनी? गुरु जो हैं वो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि दो केंद्र के स्वामी हैं, शुभ ग्रह होकर गुरु का केंद्र के स्वामित्व को हासिल करना कहीं ना कहीं केंद्र अधिपति दोष बनाता था, लेकिन गुरु का पंचम में बैठ जाना, केंद्र के स्वामी का त्रिकोण में बैठ जाना उसको पॉजिटिव करता है। तो यहाँ पर गुरु जो है वो पंचम भाव में बैठने के कारण पॉजिटिव हो चुके। अब राहु जो है एक पॉजिटिव प्लेनेट के नक्षत्र में बैठे हुए, अगर कोई अवयोगी ग्रह किसी नेगेटिव नक्षत्र में बैठ जाए तब भी उसके प्रभाव में कमी होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टी चीज हो गई। यहाँ पे गुरु क्योंकि पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हुए हैं तो गुरु के साथ आते ही राहु जो है वो भी प्रभावित हो जाएंगे। वो एक तो पॉजिटिव राशि में बैठे हैं, दूसरा वो पॉजिटिव नक्षत्र में बैठे हैं जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में सक्षम हैं, ठीक है। तीसरी बात ये हो रही है कि अवयोगी ग्रह ने बहुत सारे ग्रहों को अपने साथ में रख लिया है, जबकि योगी ग्रह केतु की उनके ऊपर दृष्टियां तो हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार हम ये बोलते हैं कि जो भी ग्रह साथ में बैठेंगे और योग बनाएंगे और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि वो एक दूसरे के अति शत्रु भी बन जाते हैं। तो अब अति शत्रु के लॉजिक को मानना सही है या फिर योग के लॉजिक को मानना सही है? देखिए जाहिर सी बात है, अगर दो ग्रह एक भाव में आएंगे और साथ में जुड़ेंगे सर्टेन डिग्रीज में तब तो योग बनेगा। तो योग बनने का मतलब होता है आप और मैं अगर दो लोग मिल रहे हैं तो किसी चीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी चीज को शेयर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में योग जो होता है वो आपस में एनर्जियों को एक दूसरे से शेयर करने का काम करता है, यानी कि ब्लेंडिंग होने लगती है प्लैनेट्स के अंदर जब योग बनता है। इस वजह से ये ठीक है कि उस समय वो योग बनाते वक्त एक दूसरे के तात्कालिक शत्रु बनते हैं, लेकिन क्वालिटीज में जो है वेरिएशन आने लगता है। मान लीजिए शुक्र राहु के साथ जुड़ रहे हैं तो राहु में कुछ शुक्र की चीजें समाएंगी और इसी तरीके से शुक्र में कुछ राहु की चीजें समा जाएंगी। सूर्य गुरु के साथ मिल रहे हैं तो गुरु के कुछ तत्व सूर्य में आ जाएंगे, तो सूर्य के कुछ तत्व गुरु में भी देखने को मिलेंगे। ये होता है जब कोई भी दो ग्रह या दो से ज्यादा ग्रह एक साथ बैठते हैं। जब दृष्टि की बात होती है तो दृष्टि में हमें डिग्री से डिग्री चलना पड़ता है। मान लीजिए इस कुंडली में केतु जो है वो 21 डिग्री के हैं, तो यहाँ से आप एक सर्टेन रेंज लेंगे कि केतु अगर 21 डिग्री के हैं तो उनसे 10 डिग्री आगे 10 डिग्री पीछे तक जो भी प्लेनेट दृष्टि दे रहे होंगे वो ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे होंगे केतु को। जैसे कि यहाँ पे गुरु 26 डिग्री के हैं, इनकी दृष्टि जब पड़ेगी तो वो ज्यादा सपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है केतु को, क्योंकि 21 डिग्री के आसपास है। 20 डिग्री के आसपास यहाँ पर शुक्र है तो शुक्र के ऊपर भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों काम शुरू हो जाएंगे। क्यों? देखिए इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर जहां पे राहु
अवयोगी है उसने शुक्र की राशि को पकड़ा, पहली चीज। दूसरा कि शुक्र के साथ में बैठे हैं और शुक्र जो है वो डिग्री के हिसाब से कहाँ जा रहे हैं, वक्री होकर कहीं ना कहीं अपने से एक घर पीछे की ओर जा रहे हैं। एक घर पीछे जाने का अर्थ क्या हुआ, शुक्र अपने आप को राहु की तरफ नहीं बढ़ा रहे, अवयोगी की तरफ नहीं बढ़ा रहे, वो अवयोगी से पीछे की तरफ जा रहे हैं। पीछे जाएंगे तो चुनौती ये है कि वो नीच राशि है, इस कारण वहां चुनौती खड़ी होती है, लेकिन कम से कम शुक्र अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं अवयोगी से बाहर निकलने की, लेकिन बचा नहीं पा रहे, क्योंकि अवयोगी ग्रह जिस राशि में बैठेगा उस पर्टिकुलर राशि को भी या उस पर्टिकुलर राशि के स्वामी को भी प्रभावित करेगा, और इस कुंडली में एग्जैक्टली यही हो रहा है। पंचम भाव में और वो भी राहु का अवयोगी बन के आ जाना इस राशि में बैठे हुए सभी ग्रहों को और इस राशि को पीड़ित कर रहा है। शनि का राहु के नक्षत्र में बैठ जाना ये कहीं ना कहीं आपके शनि को, आपके भाग्य को भी पीड़ित किए हुए है। केतु की जो प्लेसमेंट है वो भरणी नक्षत्र में बैठा है। अब शुक्र की स्थिति बहुत अजीब सी है, एक तरफ से वो ऐसे ग्रह के द्वारा अपने नक्षत्र में किसने एक ऐसे ग्रह को बिठाया है जो पॉजिटिव है, लेकिन अपनी राशि में ऐसे ग्रह को बिठा दिया है जो कि नेगेटिव है। अब सारा जो माजरा है वो शुक्र के ऊपर निर्भर है। शुक्र राहु से मित्रवत है, केतु से नहीं, इसीलिए 80% प्रभाव शुक्र का जो है वो आप मान के चलिए राहु के तौर पे रहने वाला है, सिर्फ 20% का प्रभाव जो है वो केतु के तौर पे रहेगा। दूसरी चीज एक और है, जैसे कि दग्ध राशि का कंसेप्ट भी यूज होने लगता है, तो दग्ध राशि का जो कंसेप्ट यूज होता है उसमें अगर आप लगा के देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये जो 4 नंबर की राशि है ये भी दग्ध राशि में मिल जाएगी। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में चुनौतियों को देखना पड़ सकता है। दग्ध राशि का कंसेप्ट ये तो ठीक है कि हर जगह लागू नहीं होता हुआ दिखता, लेकिन कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशंस में उस कंसेप्ट ने काम किया है। शेषाद्री अय्यर जी की बुक को अगर आप रीड करेंगे तो वहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत ही क्लियरली बोला गया है कि अवयोगी ग्रह जितने भी हैं उनका जिस भी भाव से संबंध होगा या जिस राशि से संबंध होगा, उसके राशि स्वामी और उस ग्रह के साथ जितने ग्रहों का संबंध बनेगा योग से, वो सभी के सभी किसी न किसी रूप में पीड़ित जरूर होंगे। इस कुंडली में भी यही हो रहा है। यहाँ पे केतु जो है वो जब जब भी आएंगे अपनी ओर से पॉजिटिव चीजों को करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके जिंदगी में जब कभी भी राहु के साथ शुक्र, शनि या सूर्य और गुरु की मौजूदगी दशाओं में नजर आती हो, तब तक हमें कहीं ना कहीं चुनौतियों से अपने आप को बचाकर रखना पड़ेगा। प्लैनेट के अंदर की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो प्लैनेटरी स्ट्रेंथ में आप देखिए जुपिटर जो हैं, जो कि सबसे ज़्यादा देवगुरु कृपा के लिए जाने जाते हैं, उनके पास बल नहीं है और हम स्ट्रेंथ को बढ़ाने की स्थिति में भी नहीं है, चुनौती यहाँ भी खड़ी हुई है। जबकि एक स्ट्रेंथ पोजीशन से अगर देखें तो यहाँ पे शनि और शुक्र दोनों ही बराबर बलवान नजर आते हैं। ऐसे स्थिति में पंचम भाव और नवम भाव दोनों ही बलवान थे, व्यापार की तरफ भी लेके जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि राहु का जो अवयोगी बन जाना है वो गुरु को भी हिट कर रहा है, शुक्र को भी हिट कर रहा है और पंचम भाव पूरे के पूरे बुद्धि भाव को हिट कर रहा है, इसलिए ये रह रह के कभी कभी ऐसी कोई ना कोई चीजों को उत्पन्न करेंगे जहां पे आप अचानक, राहु का तत्व क्या है, सीधी सी बात, बहुत ही सडनली किसी चीज की तरफ दिमाग को लगाना, और अचानक से कभी भी आप किसी चीज में दिमाग लगाएंगे तो राहु सीधे अपना खेल शुरू करेंगे आपको घेरने का। कोशिश आपको यही करनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा संयम के साथ किसी भी फैसले को ले सकते हो उतना ज़्यादा संयम के साथ फैसले को लें, क्योंकि राहु की दृष्टि ना सिर्फ कि यहाँ पे शनि पर है, राहु की दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर भी है, मन के ऊपर भी यही प्रभाव देखने को मिलता है। इस वजह से योगी ग्रह होकर केतु जो हैं वो सभी ग्रहों को कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चीज़ों से आपको बाहर निकाल के रखने की, लेकिन केतु के प्रभाव के साथ जुड़ के अगर आप चलते हैं तब जाके चीजें बेटर होंगी, वरना राहु जो है उसका काम है माया जाल दिखाना और केतु का काम है चीजों की बारीकियों को पकड़ना। एक बात को अच्छे से समझ लीजिए, ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी बड़ी मशीनरीज हैं उसको चलाने की ताकत राहु में है, लेकिन दुनिया की जितनी भी बारीक से बारीक मशीनरी है, जैसे कि आपकी जो घड़ियां होती हैं जो आप हाथ में पहनते हैं, कौन सी वाली, एनालॉग वाली, कांटों वाली जो घड़ियां, वो सबसे बारीक मशीनरी है, उस पे काम करने की ताकत किसके पास है, केतु के पास है। इसलिए कोशिश ये करनी पड़ेगी, वैसे होना मुमकिन नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करनी पड़ेगी कि मेडिटेशन करके खुद को हर चीज की बारीकियों से जोड़ कर ही आपको आगे आना पड़ेगा, जो कि इसलिए पॉसिबल नहीं कहूँगा, आपका जो फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट है वो राहु है। हम किसी इंसान से उसकी सोच को बदलने को कहें, आप ये समझो ये सबसे मुश्किल चीज़ है, लेकिन
एक चीज़ की जा सकती है, जो कोई भी थॉट प्रोसेस राहु दे रहे हैं, कम से कम उसको 2 या 2 से ज़्यादा बार, बल्कि 4-5 बार सोच-सोच के चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। ये चीज़ अगर हम कर पाएँगे, तब हमारे जो डिसीज़न्स होंगे, हमारे जो फैसले होंगे, वो हमें सपोर्ट करेंगे। वरना शुक्र आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, नुकसान कराने की पूरी ताकत रखते हैं और राहु के सपोर्ट कर देते हैं, अगर क्योंकि ज़्यादा डिग्री का डिफरेंस नहीं है। ऐसे स्थिति में यदि देखा जाए तो अचानक से कई बार ऐसी परिस्थितियों को खड़ा करने की क्षमता रखते हैं जो आपको बेवजह ही परेशान कर दे। अब आपकी जो इस समय की दशाएं थी, दशाओं के हिसाब से भी आप देखें, आपका बुध की महादशा में बुध की अंतरदशा और इसके बाद कहीं ना कहीं जब हम देखें कि अभी की आपकी स्थिति चल रही है वो शनि है। अब बुध तो ठीक है जो कि बाहर बैठे हुए, लेकिन शनि जो है उसके ऊपर तो अवयोगी ग्रह का प्रभाव चल रहा है, राहु का प्रभाव चल रहा है और साथ ही साथ जो अभी पीरियड चल रहा है वो फिर शुक्र का है, तो इस पे भी अवयोगी ग्रह का प्रभाव, इस पे भी अवयोगी ग्रह का प्रभाव। और आने वाला जो ये 18 से 21 तारीख की ड्यूरेशन यहाँ दिख रही है जो कि राहु के बन रहे हैं, इसमें फिर कहीं ना कहीं आपके अवयोगी ग्रह के प्रभाव बनते हैं। इसीलिए ये जो अभी पीरियड्स चल रहे हैं, जब जब आपके ऊपर शनि शुक्र राहु ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे और इसके साथ साथ कभी गुरु का भी कॉम्बिनेशन दिखाई दे या सूर्य दिखाई दे दशाओं में, तब तब आपको कोई भी फैसले बहुत ज़्यादा सतर्कता से लेने हैं, क्योंकि ज़्यादातर ग्रह ही उनके साथ जुड़े हुए हैं। मेजर दशाएं जो हैं वो आपको कोई ना कोई ऐसे फैसले करवाने की कोशिश करेंगी जिससे कि आपका शुक्र यानी कि नुकसान, बेवजह की परेशानियां, मानसिक कष्ट आपके ऊपर खड़े हों। देखने के लिए तो कुंडली में हम ये देख रहे थे कि सारे ग्रह अच्छी पोजीशंस में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, अच्छे अच्छे त्रिकोणों में बैठे हैं, लेकिन एक इस अवयोगी वाला जो कंसेप्ट है अगर उसको आप सही से समझ के देखेंगे तो उसकी वजह से आपके पंचम और आपके नवम इन दोनों के ऊपर बैठे हुए ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो चुके हैं। पंचम जो है वो है बुद्धि और नवम जो है भाग्य। बुद्धि से हम अचानक से कोई फैसला करेंगे और भाग्य हमारा वहां पे साथ देता हुआ नजर नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी चुनौती इस कुंडली में देखने को मिलती है। धन्यवाद।